नमस्कार बच्चों। आज होली के शुभ अवसर पर मैं आपको एक नया वीडियो लेके आया हूं और सभी को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और हम चाहते हैं कि एक ऐसे टॉपिक को और शुरू करें जिससे हमें जीएस को समझने में और बेहतर जानकारी मिले। वो टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सेलेक्ट किया है, जिसका नाम है मैप, MAP। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि किसी जगह पर, जैसे एग्जांपल में आप मेरी जीएस क्लासेस कोचिंग जो आते हैं और अगर लगातार रेगुलर उसके पास कोचिंग में जब आप आते हैं तो अगर आपको किसी कोई इवेंट की सुनने को मिला कि वहां कोचिंग में कोई इवेंट हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जिस जगह से आप एक बार फेमिलियर हो जाते हैं, विजुलाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उससे आप अच्छी तरह से उसके बारे में जानकारी आपको जानकारी पाने में एक मजा आता है कि वहां क्या हुआ है और वो जानकारी लंबे समय तक स्टोर रहती है। वैसे ही जीएस के जितनी दुनिया में इवेंट्स होती हैं, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स मतलब हिस्ट्री से जुड़ी हुई, ज्योग्राफिकल इवेंट्स ज्योग्राफी से जुड़ी हुई, इवन साइंस की इवेंट हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स हैं, कल्चरल एंड सोशल इवेंट्स हैं। इन इवेंट्स को अगर हमें बेहतर समझना है और उनको लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना जरूरी है, तो उसके लिए जरूरी बनता है कि हम ऐसे स्टडी करें जिससे कि हमें उसके प्रति एक क्यूरियोसिटी पैदा हो। और उसी के लिए ये टॉपिक जो मैप है वो इन सबको समझने में बेहतर हेल्प करता है। तो इसी कारण मैंने आज इस इंपॉर्टेंट दिन यानी होली के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए मैप की एक नई सीरीज वीडियो की लेके आ रहा हूं। और उस सीरीज में हम जानेंगे पहले मैप के बारे में और फिर अलग अलग दुनिया के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं और कंट्रीज हैं, उनमें हम मैप के माध्यम से कुछ स्टडी करेंगे। वहाँ की फिजियोग्राफी, वहाँ की जो है पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, इन सब के बारे में, जिससे हमारा एक पढ़ने का भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है जिसका नाम मैप है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले हम इस मैप को जान लें कि व्हाट इज मैप, मैप क्या होता है पहली चीज़, और उसका हिस्ट्री थोड़ा इंडियन कंटेस्ट में भी देखेंगे, वर्ल्ड कंटेस्ट में कैसे मैप की शुरुआत होती है। फिर हम सेकेंडली जो है मैप के बारे में ये समझेंगे टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप्स के मैप होते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मैप बना सकते हैं अलग अलग नीडेड के हिसाब से, बट इसमें कुछ जनरली टाइप के मैप को समझेंगे वो। फिर उसके बाद हम मैप्स के बेनिफिट को समझेंगे, बेनिफिट्स ऑफ मैप, मैप के क्या क्या फायदे होते हैं उनको बारे में जानेंगे। तो नाउ अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम समझते हैं पहले, सबसे पहले व्हाट इज मैप, यानी मैप क्या है। मैप के बारे में सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज मैप। तो सबसे शुरुआत करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि ये ग्लोब अर्थ, पृथ्वी हमारी जो अर्थ है, और इस अर्थ के हम चाहते हैं कि इसका एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो, एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन, जो एक फ्लैट सरफेस पर हमें दिख जाए कि यहाँ कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम जनरली एक एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं 2D में इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सहारा लेते हैं मैप का, यानी मैप का सहारा लेते हैं। और अब चूंकि जब इसकी हिस्ट्री अगर हम देखें थोड़ा सा कि मैप कब से शुरुआत हुआ दुनिया में, कब से, और भारत में इसकी कैसे शुरुआत हुई और करंट सिनारियो में किस तरह से मैप बनाए जाते हैं, इनको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दुनिया में मैप की शुरुआत कैसे हुई होगी। तो इसके लिए जैसा कि यूरोप में हम देखते हैं कि ग्रीक जो लोग थे, ग्रीक स्कॉलर विद्वान हुआ करते थे, और उनमें एक महत्वपूर्ण ग्रीक स्कॉलर का नाम आता है विद्वान का, जिसको अनेक्समेंडर 600 BC के या लगभग ये विद्वान थे, जिनने कहते हैं कि पहली बार फर्स्ट टाइम दुनिया का एक मैप बनाया जिसकी शेप, हालांकि उन्होंने स्फेरिकल नहीं थी या जो आप देखते हैं गोले की तरह नहीं थी, बल्कि एक सिलेंड्रिकल शेप में उन्होंने एक दुनिया का मैप खींचा। तो फर्स्ट श्रेय विद्वान ऐसा मानते हैं कि पहला श्रेय जिनको जाता है उनका नाम है अनेक्समेंडर। वो पहले पर्सन माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का मैप बनाया। 600 BC के पीरियड के रहे अनेक्समेंडर। फिर उसके बाद सेकंड, अगर हम आगे फिर बहुत सारे विद्वान इस सीरीज में जुड़ते चले जाते हैं जिन्होंने मैप बनाने शुरू कर दिए थे। उन्हीं में हम फादर ऑफ ज्योग्राफी जिनको हम बोलते हैं इरेटास्थनीज, जिनको हम भूगोल का पिता भी कहते हैं, इरेटास्थनीज, इन्हें माना जाता है कि इन्होंने पहला ऐसा मैप बनाया था जिसकी शेप जो है गोलाकार थी,
यानी गोलाकार शेप में दुनिया का मैप पहला बनाया था। ये जो है 200 बीसी के समय की बात है। तो 600 बीसी में इनका श्रेय जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद एरेटास्थनीज। फिर जब हम आगे एक और विद्वान सुनते हैं जिनका नाम है टोलोमी। टोलोमी एक बड़े फेमस स्कॉलर रहे हैं, जिनकी एक किताब बड़ी फेमस रही है, जियोग्राफिया। इन्होंने उस बुक में एक मैप बनाया जिसमें भारत को भी इसमें शामिल किया था उस मैप में, और उनका द्वारा बनाया हुआ मैप दुनिया का एक माना जाता है, टोलोमी का। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक स्टडी हो जाती है कि मैप की डिटेल स्टडी करना, मैप की मेकिंग करने की एक प्रोसेस को जानना, पूरा प्रोसेस को डेवलप करना। तो इसके लिए एक ब्रांच बनी जिसको हम कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी ये एक ब्रांच है मैप से जुड़ी हुई, जिसका मतलब होता है कि मानचित्रावली, हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि मैप मेकिंग, द साइंस विच स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, उसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। जो विज्ञान की वो ब्रांच है जिसमें मैप मेकिंग करना सिखाया जाता है, और जो ये काम करता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो फर्स्ट कार्टोग्राफर यानी इट मींस फादर ऑफ कार्टोग्राफी जिनको माना जाता है, वो करीब 16वीं सदी के एक बड़े विद्वान रहे हैं जिनका नाम मर्केटर के करके हम बोल सकते हैं उनको, और उनका इसको श्रेय जाता है। और साथ ही जिस बुक को लेकर के हम पढ़ते हैं जिसका नाम एटलस, आपने देखा होगा, जैसा कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं एटलस बुक को। और ये एटलस जो बुक है जिसका नामांकन भी उन्होंने, एटलस जो है उन्होंने किया है, मर्केटर ने। ये बुक मानचित्रावली से संबंधित, जिसमें मैपों का संग्रह किया जाता है, सभी तरह के मैप्स इसमें होते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसका नाम एटलस रखने के पीछे क्या वजह रही है, तो इसको अगर हमें समझना है तो इसके पीछे एक मिथक या किंवदंती कह सकते हैं, या हो सकता है ऐसी मान्यता है कि ऐसी सही भी रही हो, कि जैसे मानते हैं कि एक टाइटन एटलस नाम का एक व्यक्ति था, और उसने गॉड के खिलाफ एक अगेंस्ट में एक वॉर शुरू किया था, जिसके साथ में कई और लोग भी थे। उसने इस युद्ध में, कहते हैं कि जब वो हार जाता है तो ज्यूस जो गॉड थे उन्होंने इसको पनिशमेंट के तौर पर ये कहा कि तुम्हें जो धरती है और जो हेवेंस आकाश है उसका बोझ तुम्हें अपने सर पर रखना होगा। तो उसके सर पर पनिशमेंट के तौर पर धरती और आकाश का जो बोझ रखा गया, तो वो ही एटलस पूरे धरती का जो मैपिंग करता है। तो उसी को कहानी को एक आधार बना करके उसको एक एटलस को एक रिस्पेक्ट दे दिया गया, और बुक का नाम भी क्या रख दिया है, एटलस। लेकिन साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि एटलस नाम का एक माउंटेन भी है जो कि अफ्रीका के मोरक्को जो देश है, अफ्रीका में मोरक्को और उसके आसपास के जो देशों के तक उसका एक्सपेंशन मिलता है, उस माउंटेन का नाम भी एटलस है। बट ये नोमेनक्लेचर जो एटलस रखा गया है वो माउंटेन के आधार पर न रख करके, ये बेसिकली जो कहानी जुड़ी हुई है एटलस नाम के एक व्यक्ति की, और जिसने हराया था तो गॉड ने उसको पनिश किया था, उसके बेस का नाम एटलस रखा गया है। तो फाइनली हम ये जाने कि मैप की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं और मैप बनाने की स्टडी, उसको हमने कार्टोग्राफी नाम दिया, और जो ये बनाता है मैप बनाने वाला उसको कहते हैं हम कार्टोग्राफर। और फर्स्ट फादर ऑफ कार्टोग्राफी जिसको माना जाता है वो मर्केटर, जिनको 15वीं सदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इंडियन कंटेस्ट में जब हम इसको सोचते हैं कि भारत का पहला नक्शा, इंडिया का फर्स्ट मैप किसने बनाया, तो उस पर्सन में जब हम नाम लेते हैं तो कैप्टन जेम्स रेनेल 1783, इनको श्रेय ये जाता है, जिनका नाम है जेम्स रेनेल, जिन्होंने भारत का पहला नक्शा बनाया था, जेम्स रेनेल। तो ये फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी भी कही जाते हैं, भारत के भूगोल के पिता इनको बोल देते हैं। और जैसा कि हम ये भी जानते हैं कि जब रेड क्लिफ, जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ था तो रेड क्लिफ कमीशन बना था, उसमें रेड क्लिफ अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत का नक्शा बनाया जिसमें डिवाइड सीमा बनाई थी पाकिस्तान और भारत के बीच की। तो ये एक बात और इंपॉर्टेंट है कि रेड क्लिफ का योगदान भी मैपिंग करने में एक रहा। तो अब हम समझ लेते हैं कि भारत के संदर्भ में इंडिया में मैपिंग में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैपिंग में योगदान करती हैं। उसको समझने के लिए हम पहले इसको बोर्ड को पहले साफ करते हैं, और उसके बाद देखिए दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो भारत में मैपिंग एंड सर्वे में एक योगदान करती हैं। उनमें अगर हम देखते हैं तो उनमें एक आती है SOI, सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरी है नेटमो, NATMO,
नेशनल, इसका पूरा नाम अगर हम देखते हैं तो नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी संस्था हुई। और पहला जो जिसमें SOI, इसका पूरा नाम है सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये दो संस्था हैं जो डिपार्टमेंट, किसके अंडर में, कौन से डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, इसको DST कह सकते हैं। अंडर मिनिस्ट्री भी ध्यान रखना है हमें, ये मिनिस्ट्री साइंस टेक की मिनिस्ट्री के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक, इस मंत्रालय के अधीन ये काम करती हैं दोनों संस्थाएं। अब इन दोनों की अगर हम फाउंडेड डेट देखें, दोनों की फाउंडेड डेट में ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशनों में से एक माना जाता है, सर्वे ऑफ इंडिया 1767। इट मींस जब भारत में स्टेब्लिश हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, और उस समय इस संस्था की स्थापना की गई थी। ये सबसे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आता है 1767। और एक फिर उसके बाद एक क्राउन के अंडर में रहा 1858 से लेकर के और 47, और 47 के बाद आफ्टर 47 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी आफ्टर 47। और एंड इसकी जब हम बात करते हैं नेटमो, ये नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये अगर इसका हम फाउंडेड डेट देखते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1956, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना जरूरी है, इनके हेडक्वार्टर कहां पर हैं ये संस्थाएं। जैसे ये सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में, और जो उत्तराखंड में पड़ता है देहरादून, और ये जो है कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल, इसको कोलकाता में स्टेब्लिश किया गया है वेस्ट बंगाल में। अब ये दोनों संस्थाएं, इसका नाम से जैसे इसका मैपिंग एंड सर्वे, जितने भी हमारे देश में इंपॉर्टेंट मैपिंग का जो आते हैं, जो हम जैसे एटलस में जो मैप देखते हैं भारत से जुड़े हुए मैप, या भारत का जो भी मैपिंग करने का सर्वे किया जाता है, उसमें SOI गवर्नमेंट की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी के रूप में काम करती है। और दूसरी थीमेटिक जो मैप होते हैं, जिसको कह सकते हैं हम ऐसे मैप जो किसी विषय थीम से जुड़े हुए होते हैं। विषय मीन्स कोई पर्टिकुलर थीम्स, जैसे पॉपुलेशन हो गया, या जैसे कोई किसी एरिया का अगर हम देखना चाहते हैं, वेदर फोरकास्टिंग का मैप हो गया, वेदर से जुड़ा हुआ मैप हो गया, या टेम्परेचर से रिलेटेड मैप हो गया, तो वो थीमेटिक मैप है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के रूप में एक इंपॉर्टेंट नेटमो नाम से संस्था है। तो ये हुआ हमें भारत के संदर्भ में मैप बनाने वाली दो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब नेक्स्ट सेगमेंट, जैसा कि हमने मैप का पूरा एक बैकग्राउंड समझा कि डेवलपमेंट कैसे कैसे मैप का हुआ भारत के संदर्भ में, ये समझा। अब अगला सेगमेंट हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ मैप, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैप को हम समझना चाहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैप देखते हैं तो दुनिया में अगर हम देखें तो मैप बनाने की कई तरह की जो है टाइप्स देखने को मिलते हैं, और वो नीडेड के हिसाब से, जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से मैप बनाए जाते हैं। जैसे कोई पॉपुलेशन का मैप बना रहा है, कोई मान लो टेम्परेचर बेस्ड मैप बना रहा है, थीमेटिक मैप होते हैं। कुछ ऐसे मैप होते हैं जो हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई चेंज नहीं आता उस जगहों पर, तो उनको हम कह सकते हैं जैसे फिजिकल मैप या पॉलिटिकल मैप, इस तरह के मैप। तो ओवरऑल हम अलग अलग टाइप्स के मैप्स को आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मैप होते हैं। जैसे इकोनॉमिक रिसोर्स का मैप है, पॉपुलेशन का मैप है, इसी तरह फिजिकल मैप है, टोपोग्राफिक मैप है। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैप, यानी डिफरेंट टाइप्स के मैप्स अलग अलग नीडेड के हिसाब से बनाए जाते हैं। लेकिन इन सबको हम जनरलाइज रूप से जो है मैप्स को क्लासीफाइड दो पार्ट में कर सकते हैं। इनके टाइप्स दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला हम कैटेगरी बना सकते हैं रेफरेंस मैप, यानी रेफरेंस मैप जनरली वो मैप है जिनको हम एक लॉन्ग ऐसे प्लेसेस के बनाते हैं, फीचर्स जो लॉन्ग टर्म तक कोई चेंज नहीं हो देखने को मिलता। और दूसरे होते थीमेटिक मैप, जो किसी विषय विशेष से जुड़े हुए यानी किसी थीम से जुड़े हुए मैप बनाना, उसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं। अब अगेन हम रेफरेंस मैप को क्लासिफाइड करने के लिए, जनरलाइज करने के लिए मोटे तौर पर तीन कैटेगरी में रख सकते हैं। इनमें एक टोपोग्राफिक होते हैं, टोपोग्राफिक वाले मैप, जिनमें अर्थ पर सरफेस पर जो भी मैन मेड और नेचुरल मेड जो टोपोग्राफी देखने को मिलती है, स्थलाकृतियाँ जैसे माउंटेन है, रिवर है, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनको जो जिस मैप में शो किया जाता है उनको हम टोपोग्राफिक कहते हैं। दूसरा कैटेगरी रखते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वो मैप कही जाते हैं जो नेचुरल मेड होते हैं, मतलब नेचर के द्वारा बना हुआ टोपोग्राफी, जैसे माउंटेन है, प्लेटू है, रिवर है, उनको शो करने वाले मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। और तीसरा जो पॉलिटिकल मैप,
ऐसे मैप जिनमें देश हो या उनसे जुड़ी हुई बाउंड्री देश की और उनकी कैपिटल्स को शो करना और उनकी इंपॉर्टेंट सिटी को शो करना, वो मैप जो कहे जाते हैं उनको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और एक खास तौर पर हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे एलिवेशन को दिखाने के लिए जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, एलिवेशन मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों को दिखाने के लिए हम जिस लाइन का सहारा लेते हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए इक्वल एलिवेशन को शो करने वाली लाइन, जिनको कहते हैं हम कंटूर लाइंस, कंटूर लाइंस बोलते हैं, समोच्च रेखाएं हिंदी में। ये रेखाएं वो लाइंस होती हैं जो किसी सरफेस पर इक्वल एलिवेशन को मिलाती हुई बनाई जाती हैं। इन लाइंस को जब हम मैप में देखते हैं, जैसे आप मैप में देख रहे होंगे कि ये लाइंस जो है ये पास पास भी होती है कुछ कुछ जगहों पर, और कुछ कुछ जगहों पर ये दूर दूर इनमें गैप दिख रहा होगा। तो ये बतलाता है कि जब अगर इन लाइन की गैप जो है डिस्टेंस बीच में कम है तो इट मींस क्लोज लाइंस शो करती हैं कि स्टीप स्लोप देखने को है, मतलब इट मींस वहां की जो स्लोप है, ढाल है, वो ज्यादा है। और जिन लाइंस में गैप ज्यादा है वहां लेस स्लोप को शो करती है, लेस स्लोप। तो ये इन लाइन की खास विशेषता होती है। अब उसके बाद थीमेटिक जो मैप होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया थीम बेस्ड, हमारे यहाँ की जो कोलकाता में एक संस्था है, थीम मीन जैसे हमने टेम्परेचर या किसी क्षेत्र की पॉपुलेशन को एक्सप्रेस करना हो मैप के माध्यम से, या हम वहाँ का वेदर दिखाना हो, तो उनके लिए हम थीमेटिक मैप का सहारा लेते हैं। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ मैप, ये तो हुआ मैप के टाइप्स। अब एक अगला सेगमेंट देखते हैं कि मैप का बेनिफिट क्या है, कि हम क्यों मैप पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैप हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, किसी भी जगह को विजुलाइज करने का एक तरीका कि कैसे हम फील करें उसको कि वो जगह कहाँ पर है, तभी हम उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स को अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला बेनिफिट है स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग मीन्स स्थानिक, किसी स्थान के बारे में अगर हमें समझ विकसित करनी है तो उसको हमें मैप के द्वारा सबसे पहले उसे जानना जरूरी होता है कि वो स्थान है कहाँ पर और कैसा दिखता है, माउंटेन है कि प्लेटू है या प्लेन है, वहाँ की कैसी शेप, रोड वगैरह। तो अगर हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ की विजुलाइज करके मैप के माध्यम से उसको हम देख सकते हैं। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट फीचर हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर है नेविगेशन। जैसा कि आपको कहीं घूमने जाते हैं तो जनरली आप तुरंत मोबाइल का इस्तेमाल करके और मैप निकालते हैं, तो कहीं भी पहुंचना, कितनी दूरी पर है वो जगह, प्लेस, डेस्टिनेशन आपका कहां पर है और बीच में कौन कौन से लैंडमार्क प्लेस हैं, उन सब के बारे में हमें ये जानकारी प्रोवाइड कराने में हेल्पफुल होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर हम कहें कि गवर्नमेंट की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में एक बड़ा रोल होता है कि जैसे एक अर्बन प्लानिंग, हमें शहर का प्लान करना है और उस सिटी के प्लान के सारे रिसोर्स को एलोकेट करना और कैसे कैसे वहां पर बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन और ये सारी गतिविधियों को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं इनके बारे में, तो मैप एक बड़ा सहायक होता है। और अगर हम चौथा देखें हिस्टोरिकल एंड कल्चरल, उनको अगर हम देखें तो उसमें भी एक बड़ा, कि हम एंशिएंट पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप पास्ट का किस तरह एम्पायर रहा था किसी राजा का, तो वो हमें मैप के माध्यम से उसको समझने में बेहतर हेल्प करता है। इसी तरह से अगर हम कल्चरल कुछ लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज रीजन्स को या ट्रेडिशंस वाले रीजन्स अलग अलग जो चलते हैं उनके बारे में जानना चाहें तो वो हमें हेल्पफुल करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट को बेहतर समझ, उसके प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं मैप एक इंपॉर्टेंट सहायक होता है। तो ये मैप की तो हुई इंपॉर्टेंस। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पूरे अर्थ प्लेनेट को बेहतर समझ अगर हमें डेवलप करनी है तो मैप उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जो सारे सेक्टर्स, जैसे मैंने बताया, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल, सारे सेक्टर को समझने में एक सहायक है। अब चूंकि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि मैप आजकल जो मॉडर्न टेक्निक जिसमें इस्तेमाल की जाती है बनाने के लिए, मैप के लिए जिसमें सहारा लिया जाता है, वो है GIS। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि GIS जो कैसे हेल्पफुल है मैपिंग के लिए। तो इसका पूरा नाम जैसे हम जानते हैं कि GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। अब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका काम होता है, कैसे ये काम करता है। पहले तो ये GIS है क्या, तो ज्योग्राफिकल, भौगोलिक इंफॉर्मेशन सूचना सिस्टम मींस प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। यानी हम किसी भी एरिया के बारे में कोई भी भौगोलिक जानकारी चाहते हैं तो उसमें GIS एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सॉफ्टवेयर तकनीक बेस्ड जो है, सैटेलाइट के माध्यम से किसी भी रीजन का एक मैपिंग किया जाता है और उसके डाटा को, यानी अगर कोई एरिया है, अगर उस एग्जाम्पल में कोई एरिया लिया, उस एरिया का सबसे पहले डाटा
डाटा लिया जाएगा और डाटा के बाद उसको फिर ये उस डाटा को जो है स्टोर करता है, स्टोर करने का काम करता है और साथ ही साथ इसके सबसे इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, कि उसको एनालाइज विश्लेषण के माध्यम से उसके लिए हमें हमारी आवश्यकता जैसी नीड है उसके अनुरूप हमें प्रोवाइड कराता है, नीड के अनुरूप। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आधुनिक विधि मैप को एक्सप्रेस करने की, जिसमें न केवल डाटा रहता है पूरा और बाकायदा उसको दिखाया जाता है, विजुलाइज कराया जाता है, कंबाइनिंग करके साथ साथ कंपेयरिंग करके भी दिखाया जाता है कि कहाँ पर कौन सी जगह पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस जगह पर इकोनॉमिक रिसोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, साथ ही पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पर है। उसके लिए टेक्नोलॉजी GIS है वो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और सहायक है। हालांकि इसकी शुरुआत कैसे हुई कि जैसे सबसे पहले लंदन में एक जॉन स्लो थे, उन्होंने वहाँ एक बीमारी फैली, डॉक्टर थे वो, तो उस बीमारी का पता लगाने के लिए कि अफेक्टेड एरिया कहाँ कहाँ तक वो बीमारी गई है, तो उस एरिया के लिए उन्होंने मैपिंग की थी। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से कई सेक्टर जैसे डिजास्टर हुआ, कई आपदाएं आती हैं, भूकंप, बाढ़, इस तरह की, तो उनके लिए हमें मैपिंग करना है। तो उसमें ये GIS एक इंपॉर्टेंट कारगर तकनीक साबित हुई। फिर 1960 के बाद इसमें कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई, जिसके माध्यम से, जिनमें एक नाम आता है जिनको हम फादर ऑफ GIS बोलते हैं, उन पर्सन को, जैसे अगर उनका नाम देखें तो उनका जो नाम है फादर ऑफ GIS, उनको बोलते हैं टॉमलिंसन, रोजर टॉमलिंसन नाम है जिनका, जिन्हों को माना जाता है कि GIS को कंप्यूटर बेस्ड तकनीक के रूप में डेवलप करना, इनमें एक बड़ा योगदान माना जाता है। हालांकि बाद में और भी लोगों ने इसके कई तरह से अपडेटेड फीचर इसमें जोड़ी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। तो वर्तमान में अगर हम देखें कि एक आज दुनिया में हर जगह कोई भी प्लेस हो, किसी भी जगह के बारे में आप घर बैठ कर के ही पूरी उसकी डायरेक्शन, रूट के बारे में जानना, नेविगेशन कैसे करना है, वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, क्या क्या वहाँ लैंडमार्क्स हैं, क्या इकोनॉमिक रिसोर्स, वहाँ की पॉपुलेशन और ओवरऑल सब कुछ हमें ये प्रोवाइड करा देता है एक मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। और इस तरह से अब ये हमारा शुरुआती टॉपिक मैप जो है, जिसका एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि मैप क्यों ज़रूरी है पढ़ना, ये हमने समझा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे कि जो कॉन्टिनेंट हैं अलग अलग, जैसे कि करेंटली इस समय 8 कॉन्टिनेंट हैं, 7 नहीं 8 हो चुके हैं, और उन 8 कॉन्टिनेंट को हम स्टडी करना, एक एक कॉन्टिनेंट को लेंगे। तो चूंकि मैंने मैप को जैसे आपको क्लासिफाइड किया था, फिजिकल मैप और एक पॉलिटिकल मैप होता है। मेन तौर पर अगर हम 2 पार्ट में बांट के चलें तो पहले हम जानेंगे दुनिया में कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर हैं, और साथ ही साथ और उनकी कौन कौन सी कैपिटल्स और उनसे जुड़े हुआ जो भी करेंसी हैं, जो फैक्ट्स, जो स्टैटिक जीके से जुड़े हुए, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन, उन देशों को मिलकर के कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने हुए, उनके बारे में, जो कि मैंने आपको UNO के बारे में वीडियो में ये बात बोली थी कि मैं स्पेशल एजेंसी को भी बताऊंगा। लेकिन स्पेशल एजेंसी को बेहतर समझ तभी हम डेवलप कर सकते हैं जब हम मैप के माध्यम से उन देशों को जान लें, तभी तो हम ये जानेंगे कि उस एजेंसी के कौन कौन से देश मेंबर हैं। तो ये इसलिए मैंने टॉपिक इसको शुरू किया। साथ में इस जो रह गया था UNO में जो पार्ट, उसको हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जो है अलग अलग रीजनल जो रह जाते हैं, जैसे नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही आसियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में एक कॉन्टिनेंट के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका पॉलिटिकल मैप की स्टडी, और ऐसे करते हुए हम सभी कॉन्टिनेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट पूरा एक मैप वाला सेगमेंट शुरू कर रहा हूं, और वो आप आगे देखेंगे।